हेलो बस आज हम देखेंगे फिजिक्स में वर्क एनर्जी एंड पावर में आगे के टॉपिक को। इससे पहले हम लोगों ने वर्क के बारे में पढ़ लिया था, वर्क के न्यूमेरिकल्स भी लगा लिए थे और हम लोगों ने देखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स होता है, उसके थ्रू भी वर्क जो होता है कैसे किया जाता है, ये सब हम लोगों ने समझा था। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो इस बात पे रहेगा कि क्या वर्क हमेशा वेरिएबल फोर्सेस पे भी काम कर रहा होता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको हिंट दे दिया था कि जो हम ये फॉर्मूला लिखते हैं W = F/S, इसमें जो फोर्स होता है वो पूरे डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है। पूरे डिस्प्लेसमेंट के लिए मतलब सर, मतलब पूरे डिस्प्लेसमेंट में कांस्टेंट होता है। जैसे मान लो मैं ये एक ग्राफ बना रहा हूँ F और S का, तो ये F है, ये S है, तो यहाँ पे फोर्स है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये मान लो यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट हुई है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट हुई है, और यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो ऑलवेज इस पॉइंट से, यानी इस पोजीशन, मान लेता हूँ ये S1 है, ये S2 है, तो इस S1 से S2 तक जो मेरा फोर्स है वो ऑलवेज क्या है, कांस्टेंट है। वो ऑलवेज क्या है, कांस्टेंट है, यानी कहीं भी बदल नहीं रहा है। अब ध्यान से आप ऑब्जर्व करोगे तो लाइन सीधी होने का मतलब क्या है, कि वो कांस्टेंट है, यानी एक ही फोर्स हर जगह S1 से लेके S2 तक लग रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग W = F/S लिखते हैं। यानी जब हम वर्क डिफाइन कर रहे होते हैं तो ये जो फोर्स होता है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है, यानी पूरे टोटल डिस्प्लेसमेंट में कांस्टेंट होता है ये जो F है। आई बात समझ में? ऐसा नहीं है कि कुछ दूर तक क्या है, कुछ दूर तक कोई एक फोर्स लगा, फिर दूसरी बार से दूसरा कोई फोर्स लगा, फिर तीसरी बार में तीसरा कोई फोर्स लगा, तो ऐसे अगर आ जाती है कंडीशन तब ये फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस, मैंने ये बोला कि जो यहाँ पे F/S में फोर्स है, ये फोर्स जो है पूरे ऑल ओवर डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होता है, सेम होता है, कांस्टेंट होता है पूरे डिस्प्लेसमेंट के दौरान। यानी एक ऑब्जेक्ट को आप मोशन करा रहे हो, यानी आप एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, फोर्स के बाद डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो जितनी डिस्प्लेसमेंट हुई तो उसमें आपने जो फोर्स शुरुआत में लगाई थी जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट होना स्टार्ट हुआ था, वो फोर्स लास्ट तक होती है, लास्ट तक सेम रहेगी, यानी कांस्टेंट रहेगी। आएगा समझ में? चलिए देखिएगा, यहाँ से हम लोग आगे समझते हैं कि मान लीजिए सब, चलिए ठीक है सर, आपने बोल दिया कि W = F/S तो एप्लीकेबल नहीं होगा। जब कांस्टेंट होगी फोर्स, कांस्टेंट नहीं होगी फोर्स, यानी कांस्टेंट रहेगी तो एप्लीकेबल होगा। लेकिन मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, मैं इस बात से भी जानता हूँ, क्योंकि फिजिक्स के अंदर हर चीज़ का एक ऑप्शन तो होना चाहिए ना। फिजिक्स के अंदर मान लीजिए आज फिनोमेना ऐसा चल रहा है कि एक फोर्स आ रही है, कांस्टेंट है, तो ठीक है W = F/S लग गया। लेकिन मान लेता हूँ कि वेरिएबल फोर्सेस आ गई, तब क्या होगा? तो वेरिएबल फोर्सेस आ गई, जैसे कि ऐसे ऐसे, ये समझ पा रहे हो, या ऐसे ऐसे कर लो, या ऐसे करके ऐसे कर लो, तो भी तो समझ में आ रहा होगा। F यहाँ भी है, S यहाँ है, F यहाँ पे, S यहाँ पे है। यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? यहाँ पे भी नजर आ रहा है कि फोर्स ऑलवेज, फोर्स क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, नहीं हो रही है? फोर्स के अंदर चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फोर्स चेंज होने का मतलब क्या है? फोर्स चेंज होने का मतलब क्या है? फोर्स चेंज होने का मतलब वेरी कर रही है फोर्स। यहाँ भी तो देखो, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, यही तो बताता है वेरिएशन इन द फोर्स। ठीक है, तो ये फोर्स के अंदर वेरिएशन को डिफाइन कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ भी वेरी कर रही है फोर्स, यहाँ भी वेरी कर रही है फोर्स। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम बात करेंगे वर्क की, तो कैसे वर्क को डिफाइन किया जाएगा, चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, F/S है यहाँ पे, तो अगर हम लोग ऐसे कंडीशन अगर हमारे पास आ रहे हैं तो इसके लिए हमको सबसे एक सिंगल टाइम पे लेना पड़ेगा। मान लो हर जगह फोर्स वेरी कर रही है, तो मैं एकदम छोटे से पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट को लूंगा, एकदम छोटा सा, बहुत छोटा सा, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लूंगा। इस वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में अगर तुमको भी पता है कि एक लाइन कितनी भी आगे बढ़ रही है, लेकिन अगर मैं बहुत छोटे डिस्प्लेसमेंट को लूंगा तो क्या होगा, बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो ये जो डिस्प्लेसमेंट में देखूंगा तो जो फोर्स होगा वो कांस्टेंट होगा, है ना? पूरा ओवरऑल तो बढ़ रहा है, मतलब बदल रहा है, वेरी कर रहा है, बट एकदम छोटे से पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट पे जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पे ये वेरी नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट नजर आएगा। ये लाइन क्या होगी मेरी, स्ट्रेट। ऐसे यहाँ भी मेरी लाइन क्या आएगी, स्ट्रेट नजर आएगी। तो इस कंडीशन में मैं मान लेता हूँ कि मैं जब ds मतलब एकदम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ, तो एकदम छोटे से डिस्प्लेसमेंट पे मेरा फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा, हाँ या ना?
बिल्कुल सर। अब इस छोटे से एरिया, छोटे से डिस्प्लेसमेंट में फोर्स मेरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर मेरा यहाँ पे ऐसा बन रहा है स्थिति, तो क्या मैं एक काम कर सकता हूँ, क्या काम कर सकते हो सर, क्या मैं इस पूरे ग्राफ का एरिया निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। दैट मीन्स एफ इंटू डी एस, यही तो होगा, एफ इंटू डी एस। और एफ इंटू डी एस यही तो एरिया मतलब क्या होता है भाई, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू बी। एल मतलब लेंथ, लेंथ कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक, यही तो मेरी लेंथ, लेंथ यानी डी एस। बी मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, एफ है, फोर्स है। दैट मीन्स इसको सही तरीके से लिख दूँ तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब एक बात बताओ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का अर्थ ही क्या होता है, वर्क ही तो होता है। यानी एक्चुअल में एफ इंटू जो डी एस किया गया है वो हमको क्या दे रहा है, वो हमको छोटा सा वर्क निकाल के दे रहा है, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्क निकाल के दे रहा है, यानी एफ इंटू डी एस। अब मैं क्या कर दूंगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। ये तो छोटे के लिए दिया है ना, हमको तो ओवरऑल के लिए चाहिए। तो जब मैं ओवरऑल के लिए फाइंड आउट करूंगा, तो ओवरऑल के लिए जब मैं निकालूंगा तो क्या नजर आएगा मुझे, ओवरऑल करूंगा तो छोटा 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 करते करते, मान लो यहाँ पे ऐसे चाहूँ तो मैं यहाँ से यहाँ तक निकालूँ, यहाँ का वर्क निकाल लूँ, फिर इसी तरीके से यहाँ का वर्क निकाल लूँ, ठीक। फिर ऐसे ही मतलब बारी बारी छोटे छोटे सेगमेंट में मैं इस पूरे डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर दूंगा। तो हर छोटे से डिस्प्लेसमेंट पे मेरा जो फोर्स होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और हर छोटे डिस्प्लेसमेंट पे यदि मेरा फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो जो वर्क होगा वो डिफाइन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो अगर छोटे के लिए बात करूंगा तो ये मेरा जो वर्क होगा वो डिफाइन हो जाएगा। यस और नो, बिल्कुल। तो मान लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक S1 था, यहाँ से लेके यहाँ तक S2 था, तो ये पूरा का पूरा डिफिनेशन कहाँ से कहाँ तक चलेगा, S1 से लेके S2 तक चलेगा। हाँ सर, बिल्कुल चलेगा। और यहाँ से ध्यान से देखना, S1 से लेके S2 तक चल रहा है, ये मेरा F इंटू डी एस, ये मेरा वर्क मिल जाएगा पूरा का पूरा। अच्छा, फोर्स क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या हम लोग इसके मतलब मान लीजिए कि ये तीनों डायमेंशंस में होंगी कि नहीं होगी, मतलब फोर्स अगर तीनों डायमेंशंस में एप्लीकेबल है, सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो मान लो या तो ऐसे लगा रहे हो तो एक्स एक्सिस हो गया, ऊपर की ओर लगा रहे हो वाई एक्सिस हो गया, और ऐसे लगा रहे हो तो जेड एक्सिस हो गया। सपोज कर लो अगर आपकी ये जो फोर्स है वो तीनों में है, तो क्या एक वेक्टर को हम लोग क्या इस तरीके से नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे, क्या बोलते हैं, जे प्लस एफ जेड के, कर सकता हूं मैं। वैसे डिस्प्लेसमेंट भी मेरा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर मतलब डायरेक्शन में, तो क्या ये तीनों डायरेक्शन में फैली होगी, बिल्कुल फैली होगी। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं देखूं तो क्या मैं इसको नहीं लिख सकता हूँ, डी एस एक्स आई प्लस डी एस वाई जे प्लस डी एस जेड के, ठीक है। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, पर्टिकुलर डायरेक्शंस के अंदर डिफाइन कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो मैं इस चीज को यहाँ पे प्लॉट कर दे रहा हूँ। तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, S1 S2, यानी S1 से लेके मैं S2 तक अगर डिफाइन कर रहा हूँ, चलो इसको डायरेक्ट यहाँ पे डिफाइन करते हैं हम लोग। F की वैल्यू रखूंगा मैं एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे कैप प्लस के आई कैप प्लस एफ जेड के कैप, हो जाएगा बिल्कुल, इनटू डी एस का हो जाएगा मेरा डी एस एक्स आई कैप प्लस डी एस वाई जे कैप प्लस डी एस जेड के कैप, हो जाएगा। चलो डिफाइन करो, एफ एक्स आई कैप को डिफाइन करता हूँ मैं डी एस एक्स आई कैप के से, तो क्या होगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स आई कैप को हटाओ अभी, डी एस एक्स आई इंटू आई कैप। और आपको भी पता है जब सेम यूनिट का आपस में मल्टीप्लाई होता है तो क्या मिल के आता है, क्या नजर आता है हमको, तब हमको नजर आता है 1, यानी यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एफ एक्स इंटू डी एस एक्स, यही तो होगा डी एस एक्स। अच्छा, प्लस जब मैं इसका इसमें करूंगा, दैट मीन्स एफ एक्स आई कैप का मैं करूंगा डी एस वाई जे कैप के साथ, तो डी एस वाई जे कैप के साथ यदि जब मैं करूंगा तो ध्यान देना ये आई कैप का मल्टीप्लाई जे कैप के साथ होगा, देख लो, एफ एक्स आई कैप को भी हटाओ, डी एस वाई के साथ करो इंटू डी एस वाई जे कैप इंटू आई कैप करूंगा ना, तो क्या होगा, जब भी आई इंटू जे करता हूँ, यानी एक का मतलब आई का जे के साथ करूंगा, आई का के साथ करूंगा, तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0, यानी इसकी वैल्यू 0, तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी एफ एक्स डी एस एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। उसी तरीके से
उसी तरीके से मैं यहाँ पे इसकी भी वैल्यूज फाइंड कर रहा हूँ, यानी इन तीनों में भी करूंगा। तो यहाँ पे आपको पता है कि अगर मैं अब जेड के साथ के कैप के साथ करूंगा तो ये भी जीरो हो जाएगी, तो इसका मतलब यहाँ पे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब मैं वाई जे कैप के साथ करूंगा, किसके डी एस एक्स आई कैप का, तो जे कैप के साथ आई कैप मिलेगा, कैंसिल, यानी ये जे कैप वाला जे कैप के साथ ये जाएगा, यानी ये मेरे पास बनेगा एफ वाई इंटू डी एस वाई, जे कैप है जे कैप 1 प्लस एफ जेड कैप के कैप, वो किसके साथ जाएगा, डी एस जेड के कैप के साथ जाएगा, यानी एफ जेड डी एस आ जाएगा मेरे पास। और ये पूरा का पूरा मुझे क्या मिल गया, ये पूरा का पूरा मुझे मिल गया है आपका वर्क, यानी मुझे वर्क ये मिला हुआ है। वो समझ में, ये मुझे पूरा का पूरा मिला हुआ है। हाँ, एक चीज़ समझना है मुझे, क्या समझना है, तो वो ऑलवेज यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन आप पुट कर लेना, वहाँ पे ऑलवेज इंटीग्रेशन का साइन है, सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन रहेगा, बारी बारी में चाहूँ तो इसको इंटीग्रेट करके लिख सकता हूँ, यानी इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एस एक्स प्लस इंटीग्रेशन एफ वाई डी एस वाई प्लस इंटीग्रेशन एफ जेड डी एस जेड। ठीक है, ये टोटल वर्क हमको यहाँ से डिफाइन होगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हमको वर्क नजर आएगा। चलिए सबसे पहले आप नोट करिए, फिर मैं आपको इस पे एक क्वेश्चन के थ्रू और समझाता हूँ। चलिए आगे देखेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए फोर्स है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इफ फोर्स 3y² जे कैप प्लस 2x आई कैप, मार्कर की बड़ी दिक्कत है, एक सेकेंड, देन यहाँ पे देन हमको क्या करना है, वर्क डिफाइन करना है। मतलब अगर F जो है वो यहाँ पे जे कैप वाले डायरेक्शन में और आई कैप वाले डायरेक्शन में इतना इतना लग रहा है, तो हमें क्या करना है, डिफाइन करना है वर्क को डिफाइन करना है। क्या लिखा गया है, फाइंड वर्क वेयर जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है, यानी डिस्प्लेस्ड हो रहा है, डिस्प्लेस्ड फ्रॉम 1, 2, 3 टू 4, 5, 0, 4, 5, 0। कह रहा है कि एक जो फोर्स है वो जे कैप में इतना लग रहा है, मतलब जे वाले डायरेक्शन में इतना लग रहा है, आई वाले डायरेक्शन में इतना लग रहा है। तो हमको कह रहा है कि फाइंड करिए वर्क को, यानी आपको काम को डिफाइन करना है, जहाँ पे वर्क जो है मतलब वर्क डिफाइन करना है। कैसे, क्योंकि ये जो फोर्स लगने से क्या हो रहा है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्प्लेसमेंट आ रही है, कहाँ से कहाँ तक, 1, 2, 3 से 4, 5, 0 तक। ठीक है, हमने अभी क्या जस्ट सीखा कि हमने ये देखा कैसे ये हुआ, आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने फोर्स को डिफाइन कर दिया, डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर दिया तीनों पार्ट्स में, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आ गया। ठीक है ना। अच्छा, ये बार बार इंटीग्रेशन की आपको लिमिट लिखनी पड़ेगी, S1 से S2 तक, S1 से S2 तक, मतलब जो जो पॉइंट है इसका वो आपको लिखना पड़ेगा। वही चीज़ कि आपको एक क्या बोलते हैं, डिफिनेशन लिखना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और कि कहीं कहीं DSX ना लिख के केवल DX लिखा होगा, DSY लिख के केवल DY लिख दिया गया होगा, और क्या बोलते हैं DSZ की जगह पे केवल DZ लिख दिया गया होगा। तो बात एक ही है, दैट मीन्स ऐसे नजर आ रहा होगा FX DX प्लस FY DY प्लस FZ DZ। तो उसका मतलब आपको यही समझ लेना है कि वहाँ पे बगल वाला क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, दूसरी बात आप यहाँ से ये देख लो कि यहाँ पे नोट करके लिख लो, क्वेश्चन लगाने से पहले ही मैं बता दे रहा हूँ कि जो फोर्स यानी एरिया ऑफ या ग्राफ ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट गिव द वर्क क्या देती है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एरिया होता है वो हमको क्या देता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होता है, मैंने गलत लिखा है, ग्राफ ऑफ, या नहीं होगा, यहाँ पे होगा एरिया ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट गिव द वर्क। ठीक है ना, किसका, जब आप ग्राफ बनाओगे किसका, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जब एरिया निकालोगे किसके, ग्राफ से, इसके ग्राफ से, तो हमको क्या मिलेगा, तब हमको वर्क डिफाइन होगा। जैसे आप देख भी सकते हो यहाँ पे L इंटू बी किया आपने तो DS इंटू एफ हुआ, DS इंटू एफ का मतलब क्या हो गया, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क ही तो मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे पुट करके लिखी गई है। अभी आप यहाँ पे जो देख पा रहे हो वो वही चीज़ है। ठीक है,
तो अगर हम इसकी बात करें, इस क्वेश्चन की बात करें, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाएंगे, तो इसी फॉर्मूले के मदद से लगाएंगे। जब भी आपको कोई भी फॉर्मूला या कोई भी क्या बोलते हैं फोर्स या कोई भी डिस्प्लेसमेंट कई सारे डायरेक्शन में, यानी एक्स डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शंस के अंदर क्या हो, तीनों डायमेंशंस के अंदर डिफाइन हो, तो उस दौरान आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और आपको ये भी समझ में आ गया कि ध्यान से देखोगे तो जो वेरिएबल वर्क है या सॉरी वेरिएबल फोर्सेस लगने के कारण जो वर्क हम डिफाइन नहीं कर पा रहे थे वो हम इजीली यहाँ पे डिफाइन कर ले रहे हैं। कैसे डिफाइन कर रहे हैं समझ पा रहे हैं ना, कि हम लोग अलग अलग एरियाज़ के अंदर या अलग अलग टाइम पीरियड पे या अलग अलग जो वैल्यूज़ हैं फोर्सेस की, उन सबको आपस में क्या कर दे रहे हैं, सबमर्ज कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, तब हम टोटल फोर्सेस निकाल रहे हैं। मतलब एक बार इस यहाँ पे इस फोर्स के कारण देखेंगे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, फिर मतलब यहाँ पे जितना काम हुआ है, फिर यहाँ पे जितना काम हुआ है, फिर यहाँ पे जितना काम हुआ है, यहाँ पे जितना काम हुआ है। अगर मैं एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए बात करूँ तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट में इस वाले केवल सेगमेंट के अंदर मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो कांस्टेंट होगा, यहाँ भी फोर्स कांस्टेंट होगा, यहाँ भी फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हर जगह यहाँ पे फोर्स आपको नजर आएगा कांस्टेंट, यहाँ भी कांस्टेंट, यहाँ भी कांस्टेंट, यहाँ भी कांस्टेंट, हर जगह आपको कांस्टेंट नजर आएगा। लेकिन ओवरऑल की मैं बात करूँ तो ये वेरिएबल होंगे, ठीक है ना। ओवरऑल देखो, यहाँ पे जो फोर्स लग रही होगी, यहाँ पे आओगे तो दूसरी फोर्स लग रही होगी, यहाँ पे आओगे तीसरी फोर्स लग रही है, यहाँ पे चौथी फोर्स, यानी हर बार फोर्स वेरी कर रहा है। तो ओवरऑल तो वेरी कर रहा है, लेकिन पर्टिकुलर सेगमेंट पे क्या है, कांस्टेंट है। तो हमने क्या किया, इस कांस्टेंट वाले फोर्स को डिफाइन कर लिया, यानी इस कांस्टेंट फोर्स के, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स के लिए W इज इक्वल टू F इंटू एस एप्लीकेबल है, तो मैंने यहाँ से वर्क निकाल लिया। फिर इस फोर्स के लिए या इस कांस्टेंट फोर्स के लिए अलग वर्क निकाला, इस कांस्टेंट फोर्स के लिए अलग वर्क निकाला, इस कांस्टेंट फोर्स के लिए अलग वर्क निकाला। और इंटीग्रेट करने का अर्थ ही यही होता है भाई। इंटीग्रेशन का अर्थ आपने क्या सीखा हुआ है, इंटीग्रेशन मतलब समाकलन। तो समाकलन का अर्थ ही क्या है, समाकलन का अर्थ होता है जोड़ देना, छोटे छोटे क्वांटिटीज को, छोटे छोटे चेंजेस को आपस में क्या कर देना, ऐड कर देना ही इंटीग्रेशन का काम है। तो अभी आप जस्ट देखिए DW इज इक्वल टू F इंटू डी एस, मतलब क्या है इसको समझो। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो DW इज इक्वल टू F इंटू डी एस, तो इसका मतलब क्या है, ये पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए, इस सेगमेंट के लिए। इसी तरीके से दूसरा वाला भी मैं निकालूंगा तो वो भी निकलेगा DW इज इक्वल टू F इंटू डी एस, तीसरा वाला भी निकालूंगा तो वो भी निकलेगा DW इज इक्वल टू F इंटू डी एस, ठीक है ना। और यहाँ पे हर सबके लिए फोर्स अलग अलग है, सबके लिए फोर्स अलग अलग है, इसका फोर्स अलग है, इसका फोर्स अलग है, इसका फोर्स अलग है, इसका फोर्स अलग है, यानी हर जगह जो काम लग रहा है, हर जगह जो काम हो रहा है उसमें फोर्सेस अलग अलग है, वेरी कर रही हैं। तो फिर मैंने क्या कर दिया, इन छोटे छोटे वर्क को जो क्या बोलते हैं एक करने के लिए इंटीग्रेशन कर दिया। तो DW करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, टोटल वर्क। तो ये जो इंटीग्रेशन किया गया है इन्हीं छोटे छोटों को क्या कर दिया गया, आपस में जोड़ दिया गया है। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी वेरिएशन आ रहे हो तो वेरिएशन में हम लोग स्मॉल चेंजेस पे, मतलब कांस्टेंट लेवल पे या पर्टिकुलर लेवल पे हम लोग क्या बोलते हैं देखेंगे, और उन छोटे छोटे चेंजेस को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, दैट मीन्स इंटीग्रेशन कर देंगे। और इंटीग्रेशन करने से हमारा क्या हो जाएगा, काम डन हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इसी तरीके से डिफाइन करते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझ में आ गया ना। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, हिंदी में भी लिख लो, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। क्या कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया क्या देता है, वर्क को डिफाइन करता है, ठीक है ना, वर्क को डिफाइन करता है। क्लियर है ये बात, क्लियर हो गई होगी। चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि F इज इक्वल टू 3y स्क्वायर जे कैप प्लस 2xi कैप यहाँ पे है। तो I और j कैप में लग रहा है, दैट मीन्स I वाले डायरेक्शन में और j वाले डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, यानी हमारा फोर्स जो है दो डायमेंशन के अंदर लग रहा है। और कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करवा रहा है, यानी कोई ऑब्जेक्ट 1 पे था I में, तो कहाँ पहुँच जाता है 4 पे। याद रखो I में था, ये क्या है, I की वैल्यू, j की वैल्यू, k की वैल्यू, यहाँ भी वही है। तो ये I1 से लेके I2 समझ लो, ठीक है ना। ये पॉइंट बता रहा है उसमें। तो I यानी 1 से कहाँ पहुँच जा रहा है 4 पे, 2 पे था, दूसरे j वाले में 2 पॉइंट दूसरे पॉइंट पे था या दूसरे वाले पे था, तो कहाँ पे पहुँच जा रहा है 5वें पे, k वाले में तीसरे वाले पे था, तो फिर कहाँ पहुँच जा रहा है 0 वाले पे, यही कह रहा है। तो एंड डिस्प्लेसमेंट करवा दे रहा है इस फोर्स जब आ रहा है तो, ठीक है। तो हमको डिफाइन करना है, चलो डिफाइन करते हैं। तो वर्क इज इक्वल टू कैसे निकलेंगे, इंटीग्रेशन करना है मुझे। इंटीग्रेशन कैसे होगा, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है Fx इंटू DSx प्लस Fy इंटू DSy प्लस Fz इंटू DSz।
एफ एक्स की वैल्यू देखो, एक्स में कितना है, एक्स मतलब आई वाला है ना, ये आई वाला, तो आई में कितना है इसका 2x है, दैट मीन्स यहाँ पे एक्स की एफ एक्स की मतलब वैल्यू रख दूंगा 2x, कितना है 2x है, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, मतलब अगर ध्यान से आप ऑब्जर्व करोगे तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सर वही तो निकालना होता है ना, इंटीग्रेशन में क्या होता है, यहाँ पे आपको dx मानना है, ध्यान देना, ds x का मतलब dx, यही चीज़ मैं चेंज करवा के बोल रहा था, ds x का मतलब यहाँ पे dx, क्योंकि इंटीग्रेशन करने के लिए हमें उन वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है, मतलब यहाँ पे जो d के बगल में होना चाहिए वही हमारा यहाँ पे होना चाहिए, वही तो है, और ये कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, 1 से 4 तक, ठीक है। फिर ऐसे ही देखो फिर से ध्यान से, यहाँ पे एफ वाई इंटू डी एस वाई लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे y वाला कितना है, तो y वाला है 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, पहले डी एस वाई है, तो फिर से ध्यान दो, ये क्या हो जाएगा डी वाई हो जाएगा आपका, डी एस वाई चेंज हो जाएगा डी वाई में, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल y यहाँ पे इसके बराबर होना चाहिए, नहीं तो इसको बाहर कर देना पड़ेगा। ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 2 से 5, यानी 2 से 5। जेड वाले पे आओ, क्या जेड वाले में कहीं लग रहा है, जेड वाले में नहीं लग रहा है, यानी ये 0 रहा होगा, है उसमें, तो ये 0 है, तो कहानी खत्म, है उसमें। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, अब आसानी से इंटीग्रेशन हो सकता है, 2 को इधर कर लो, तो 2 इधर आ गया मेरा, अंदर क्या बचा x, x x 1 से लेके 4 x इंटू डी एक्स, प्लस यहाँ से 3 बार कर लो, तो 3 बार कर लूँगा मैं, तो 2 से 5, यहाँ पे y स्क्वायर इंटू डी वाई हो जाएगा। अब मैं अगर इसको देखूँ तो 2 ऐसे ही रहेगा, इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सिंपल, x पे पावर 1 है तो ये क्या हो जाएगा, x पे पावर 2 हो जाएगा, x पे पावर 2/2 हो जाएगा 1 से लेके 4 तक, प्लस यहाँ पे देखोगे तो 3 ऐसे ही रहेगा, वाई स्क्वायर है तो यानी वाई स्क्वायर में एक और जुड़ जाएगा, तो n+1 होता है, आपको फार्मूला पता होगा, x पे पावर n है तो होता क्या है, तो x पे पावर, अगर जब आप इसका इंटीग्रेशन करते हो यानी dx करते हो, तो हमारे पास आता है x n पे +1 बाई n+1, तो वही चीज़ है यहाँ पे x क्या था, क्या बोलते हैं यहाँ पे y है, y पे पावर 2 है, 2 में 1 जोड़ दूंगा 3 हो जाएगा, और पूरे के नीचे भी क्या डाल दूंगा मैं 3, कहाँ से कहाँ तक, ये 2 से लेके 5 तक। अब देखो क्या होगा, यहाँ से ध्यान से देखना, ये 2 ऐसे रहेगा, ये जो लिमिट दी गई है इसको बोलते हैं अपर लिमिट और इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। तो होता क्या है कि एक बार आप जो यहाँ पे वेरिएबल दिया गया उसमें अपर लिमिट की वैल्यू रखो, फिर एक बार लोअर लिमिट की वैल्यू रखो और माइनस कर दो। तो पहले अपर लिमिट की वैल्यू रखूंगा, एक्स के यहाँ पे 4 डाल दूंगा, और यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है तो 4 का स्क्वायर कर दूंगा बाई 2, इसमें से माइनस कर दूंगा लोअर लिमिट रख के, तो लोअर लिमिट मेरी क्या है 1 है, तो 1 को रखूंगा यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर बाई 2, फिर प्लस यहाँ पे 3 को ऐसे ही रख दो, यहाँ पे देखोगे तो फिर से यही से काम यहाँ पे भी करूँगा, यहाँ पे अपर लिमिट यानी y की जगह पे 5 का क्यूब बाई 3 माइनस लोअर लिमिट यानी y की जगह पे 2 डाल दूंगा, 2 का क्यूब बाई 3। क्लियर है बात, हाँ। अब सॉल्व कर लो, आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। 4 का स्क्वायर मतलब 16/2 माइनस 1 का स्क्वायर 1/2 है वो समझ में, प्लस यहाँ पे 3 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे देखोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा 5 का क्यू यानी 125/3 माइनस 2 का क्यू मतलब कितना हो जाएगा, तो 2 का क्यू मतलब 8/3 हो गया। चलो सॉल्व कर लो इसको, यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ मैं, तो करूँगा मैं, तो हो जाएगा मेरे पास, यहाँ से 2 कॉमन कर ले सकता हूँ मैं, यानी 2 चाहूँ तो मैं कॉमन कर सकता हूँ, बिल्कुल डिफाइन कर लो। अगर 2 ऐसे नहीं कॉमन कर सकते ना, पहले इन दोनों का अगर देखोगे तो क्या होगा, ऐसे 2 गुणे 16 माइनस 1/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 ऐसे ही रहेगा, ऊपर ये 125 माइनस 8/3, ये देखो ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, 16 में से 1 जाएगा 15 हो गया, 125 में से 8 जाएगा तो वो हो जाएगा हमारे पास 117। 117 में 15 जोड़ दूंगा तो 7 5 12, 7 5 12 और 11 और 1 12, 1 13, 132 जूल यहाँ पे वर्क होगा, एंड टोटल वर्क कितना होगा, तो वर्क डन 132 जूल होगा। तो आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कैसे करना है, हाँ या ना, एकदम बेसिक तरीके से मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे करना है, एक एक को पुट करना है, ठीक है ना। एक्स में कितना है तो एक्स वाला पहले रख दिया है, यानी आई वाले डायरेक्शन में पहले आई वाला रखते हैं हम लोग, पहले आई वाला फिर जे वाला फिर के वाला, सिंपल है। तो आई वाला मैंने इसलिए पहले रख दिया, फिर वाई जे वाले को बाद में रखा, के वाला था ही नहीं इसलिए नहीं रखा, और मैंने डी एक्स एक्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, एक्स में कन्वर्ट कर दिया। तो आई थिंक आपको पूरी की पूरी कहानी समझ में आई होगी और आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं, और अगर आपके पास वेरिएबल वर्क आ रहा है तो कैसे डिफाइन करना है। इज दैट क्लियर?
तो आज के लिए इतना ही वर्क के अंदर। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो रही हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें या टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर बताएं। और अगर इस वीडियो के अंदर कोई भी त्रुटि हो तो ज़रूर उसको भी डिफ़ाइन करें ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर पाऊँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एमर्स।